हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट। बेसिकली हम इस वीडियो लेक्चर में तरह तरह की थ्योरीज देखेंगे स्टेट के ओरिजिन से रिलेटेड। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई वी नीड दीज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट इन द फर्स्ट प्लेस, कि आखिर भाई हमें इन थ्योरीज को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे सिलेबस का यह हिस्सा ही क्यों है। हम सबसे पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम 7 अलग अलग तरीके की थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगी डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट, फिर होगी इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट, फिर है फोर्स थ्योरी, फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसके बाद जेनेटिक थ्योरी, पैट्रियार्कल थ्योरी और लास्ट में मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट। तो ये 7 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। हालांकि मैं बता दूं कि इन 7 में से ये जो 4 हैं, यानी कि डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट, इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये 4 जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा ध्यान से करिएगा। जनरली यही 4 क्वेश्चन, मतलब इन्हीं पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी भी कुछ कॉलेजेस में पूछे जाते हैं, कुछ जगहों पर पूछे जाते हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस करूँगा, बट ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिना देरी यार वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाई वी नीड थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि भाई हमारे सिलेबस में इतनी थ्योरीज डाली ही क्यों, इन थ्योरीज को हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग करते नहीं हो। और मैं इसी तरीके के यार वीडियो लेक्चर्स लाता रहता हूँ, खासकर की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या होगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक, वाई वी नीड दीज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि आखिर जो स्टेट है, जो हमारे देश हैं यार, जो हम आज देख रहे हैं, इंडिया, चाइना, भूटान, म्यांमार, ये सब स्थिति में आए कैसे, इनका ओरिजिन जान के हम क्या करेंगे, हिस्ट्री जान के हम क्या करेंगे, हमें इन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। हालांकि मैं बता दूं, जब भी मैं स्टेट वर्ड यूज़ करता हूं तो मैं एग्जांपल के लिए अक्सर ये बोल देता हूं कि इंडिया, चाइना, ये सब जो देश हैं ये स्टेट हैं, बट एग्जैक्टली स्टेट वर्ड का वही मतलब है जिसके 4 एसेंशियल्स होते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस में आई होप आप सबने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसी स्टेट की बात हो रही है कि आखिर वो वाला जो स्टेट है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। सबसे पहला है पर्पज। स्कॉलर मेड दीज थ्योरीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल एंटिटीज फॉर्म। जितने भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं यार, पॉलिटिकल एंटिटीज़ कहने का मतलब जैसे गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे देश की, इंडिया की, है ना, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। कहीं पे डिक्टेटरशिप होगी, कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, कहीं पे अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स हैं। कॉरपोरेशंस भी एक पॉलिटिकल एंटिटी हो गई भाई, एक कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, कोई ये है, कोई वो है, ये भी एक तरह की पॉलिटिकल एंटिटी हो गई। तो आज के समय में इतनी तरीके की पॉलिटिकल एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहने का, यानी कि स्टेट में जैसे ऑर्गेनाइज्ड रूप में रहते हैं, स्टार्टिंग हुई कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ स्टेट का, कि हम एक ह्यूमंस हो गए, सोसाइटी में एक कम्युनिटी बना के रहेंगे, कुछ लोग होंगे जो पावर में होंगे और वो वेलफेयर का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो एक स्टेट के अंदर होती हैं, पॉलिटिकल एंटिटी के अंदर होती हैं, ये आखिर शुरू कैसे हुई। ठीक है, अगर हम वो जान जाएंगे तो हम आज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स को भी, एंटिटीज़ को भी, गवर्नमेंट्स को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फोकस। थ्योरीज एक्सप्लेन मूविंग फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स विद सेंट्रल अथॉरिटीज़। ये जो तरह तरह की थ्योरीज़ हैं यार, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि कैसे जो हम इंसान हैं, पहले छोटे ग्रुप्स में रहते थे, है ना, 10-12 लोग, 15 लोग नदी के पास झोपड़पट्टी बना के रह रहे हैं, बट आज के समय में वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते राजा रानी का सिस्टम आया, होते अब आज के समय में डेमोक्रेसी है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो कैसे एक 10-12 लोगों के ग्रुप में हम लोग रहते थे और आज इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, ये थ्योरीज इसी बात को एक्सप्लेन करने, इसी इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, सातों की सातों थ्योरीज। सिग्निफिकेंस। नोइंग स्टेट ओरिजिन इज़ वाइटल टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ इवॉल्व पॉलिटिकली। स्टेट्स का ओरिजिन जो है उनको जानना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि ह्यूमन सोसाइटीज़ इवॉल्व कैसे करती हैं। तो फॉर एग्जांपल पुराने समय में अगर हम देखें, मान लीजिए 10-12 लोगों का ग्रुप है, हमने कोई थ्योरी पढ़ी जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि जब 10-12 लोगों का, इंसानों का ग्रुप था, पुराने समय में एक ट्राइब थी 10, 12, 20, 25 लोगों का। ये जो ट्राइब थी, इसका जो मुखिया था वो बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग था, उसकी हड्डियाँ वगैरह मिली आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह से, है ना, बहुत ही बलिष्ठ था और वही रूल करता था इस पूरी ट्राइब को। ठीक है, तो आज के समय में मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर कोई महामारी आती है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में हम ये
प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि यहाँ पर इस जगह पर अगर सूखा पड़ा है, सारी व्यवस्था ठप सी हो गई है, तो यहाँ पर जो बंदा काइंड ऑफ पावर में आएगा, काइंड ऑफ अथॉरिटी में आएगा, वो वही होगा जिसके पास फिजिकल पावर ज़्यादा है, क्योंकि सिस्टम तो डिस्टर्ब हो गया है। तो जो फिजिकली ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा रिसोर्सेज पर अपना हक जमा पाएगा। अब ये प्रिडिक्शन हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमने देखा कि पुराने समय में ऐसे ही होता था, जब कुछ सिस्टम नहीं था तो जो फिजिकली स्ट्रांग था वही ऊपर रहता था। तो हमने क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा देखा, तो आज के समय में हम ऐसा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। सेम इन थ्योरीज़ के साथ भी है। जब हम ये जान जाएंगे कि इन स्टेट्स का ओरिजिन कैसा हुआ इन थ्योरीज़ के थ्रू, तो हम ये जान पाएंगे कि सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व करती हैं। तो प्रेजेंट के समय में हमारी जो सोसाइटी है, इसका इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसे भी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमें इन थ्योरीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। और क्या वजह है भाई? रिलेवेंस। इन थ्योरीज़ के वजह से जो इंसाइट्स हमको मिलती हैं, उसकी वजह से हम ये समझ पाते हैं कि आज की जो पॉलिटिक्स है, जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। आज के समय में भी सोसाइटी में ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से हम सब तब समझ पाएंगे जब हम इन स्टेट्स का एक्चुअल ओरिजिन देखेंगे, ह्यूमन सोसाइटीज़ पॉलिटिकली कैसे इवॉल्व हुई ये जानेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इंसाइट्स इस चीज़ के बारे में भी मिलेगी कि इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करना है, इन्हें कैसे ओवरकम करना है। तो ये कुछ 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इन थ्योरीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होती है। मैं जल्दी से समराइज़ कर दे रहा हूँ। पहला है कि स्कॉलर्स इस थ्योरी की मदद से पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं उन्हें समझ पाते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। इन थ्योरीज़ की मदद से हमें इवोल्यूशन मालूम पड़ता है कि कैसे शुरू में हम स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे और आज इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स बना के रह रहे हैं। एंड देन सिग्निफिकेंस भी है कि इट इज़ वेरी वाइटल टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझ पाना कि ह्यूमन सोसाइटीज़ पॉलिटिकली कैसे इवॉल्व करी, ताकि हम आज की सोसाइटी को बेहतर समझ पाएँ और प्रेडिक्ट भी कर पाएँ कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और रिलेवेंस भी है भाई कि आज के समय में पॉलिटिकली बहुत चैलेंजेस हैं, सोसाइटल बहुत चैलेंजेस हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए भी ये थ्योरीज़ ओरिजिन से रिलेटेड हमें बहुत यूज़फुल इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। अब हम चलते हैं अपनी सबसे पहली थ्योरी पर, वो है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन बाय गॉड। देखिए भाई, इस थ्योरी के हिसाब से जो स्टेट है वो गॉड ने बनाया है, भगवान ने। जैसे हम इंसानों को बनाया, एकिन टू हिम, एकिन का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। तो जिस तरीके से भगवान ने इंसानों को बनाया, ठीक उसी तरीके से भगवान ने स्टेट को भी बनाया है। किंग डिवाइन्स अथॉरिटी, द किंग इज़ ग्रांटेड पावर बाय डिवाइन अथॉरिटी टू गवर्न एंड द किंग एक्ट्स एज एन एजेंट। जो किंग है यानी कि प्रजा का जो राजा होता है, उसको जो है वो दैविक शक्तियाँ प्राप्त हैं। भगवान ने उसको अथॉरिटी दी है, भगवान ने खुद आकर के उसे कहा है कि तुम इन लोगों के ऊपर राज करो और इनका भलाई करो, इनका प्रोटेक्शन करो। किंग जो है वो भगवान का एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, दैट द किंग, फ्रेज याद कर लीजिएगा, द किंग एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गॉड एज पर द डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर क्या है आगे? डाइवर्जेंट यूजेस, ठीक है, एक सेकंड। डाइवर्जेंट यूजेस यानी कि इस थ्योरी के बहुत से डाइवर्जेंट यूजेस हुए हैं। यानी कि अब भाई राजा को आप इस तरीके से बोलोगे कि उसके पास भगवान ने उसको कहा है, वो भगवान का एजेंट है और वो लोगों का वेलफेयर और भला करने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है करप्ट लोग तो होंगे ही। जब उनको इतनी पावर दोगे तो उसका गलत इस्तेमाल भी करेंगे। और यही ये पॉइंट कह रहा है कि कई ऐसे लोग थे जो ट्रैनी यानी कि अपनी एक तरीके से कहो मनमर्जी चलाने के लिए इस बात का सहारा लेते थे, जस्टिफाई करते थे कि मैं अपने मनमर्जी मुताबिक कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी नियम कानून बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान का एजेंट हूँ मैं, और भगवान की ही बात, जो भगवान मुझसे कहते हैं कि करना चाहिए, मैं वही करता हूँ, ठीक। डिवाइन मिशन यूज टू आर्ग्यू द किंग हैज़ अ डिवाइन मिशन, है ना। इस थ्योरी के हिसाब से किंग के पास एक डिवाइन मिशन है, उसका एक मिशन है जो भगवान ने उसको दिया है, जिसका जो कि है कि लोगों को न्याय दिया जाए। और जो भी बातें स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, क्रिश्चियन के हों, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे इस्लाम का हो, जो भी इन रिलीजियस टेक्स्ट में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बातें कही गई हैं, इनका पालन हो, अडहिरेंस हो। किंग इस ड्यूटी से असाइंड है, उसको ये ड्यूटी फॉलो करनी है, ये मिशन है उसका कि न्याय हो, और इन स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं उनका अडहिरेंस हो, पालन हो प्रजा द्वारा, पब्लिक द्वारा। डिस्पॉटिक सपोर्ट मिस यूज बाय डिस्पॉट्स टू जस्टिफाई एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्लेमिंग किंग्स पावर, सो पीपल। कहाँ वो कई बार क्या होता है, कई ऐसे डिस्पॉट्स होते हैं, डिस्पॉट यानी कि कह सकते हो एक तरीके से तानाशाह, जो लोग बहुत ही क्रूअली एक्ट करते हैं, केवल अपना भला सोचते हैं, ऐसे नियम कायदे लाते हैं देश में, स्टेट के अंदर, जो कि सिर्फ उनके पर्पज़ को फुलफ़िल करता है। तो ऐसे भी कई राजा हुए जिन्होंने इस थ्योरी के इसी प्रमाइस का यूज़ किया कि मैं तो गॉड का एजेंट हूँ, और जो है मुझे मेरी सारी पावर गॉड गिवन है, गॉड ने दी है, तो लोग मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, मेरी हर बात उनको माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर कि ये देखने को मिलता है कि वाकई में जो रूलर है, जो किंग है, वो
गॉड का एजेंट माना जाता था, ये थ्योरी वहाँ पर सटीक बैठती है, अप्लाई होती है। इसके कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। एशियंट के टाइम्स में हम जनरली ये नोटिस करते हैं कि ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड एशियंट के टाइम्स पर है। वहाँ पर हाँ ऐसा होता था कि जो राजा है वो गॉड का एजेंट है, लोग ऐसा मानते थे। अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो मनु यानी कि जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, उनके हिसाब से जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा हमारे भगवान, यहाँ एन नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, ये एन नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, जो ब्रह्मा है उन्होंने क्रिएट किया है राजा को, उन्होंने राजा को बनाया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सभी वर्णास को और सभी आश्रम्स को। हमारे हिंदू धर्म में कई वर्ण और आश्रम्स हैं, इनका प्रोटेक्शन का काम की जो ड्यूटी है वो ब्रह्मा ने, हमारे भगवान ने राजा को दे रखा है, ऐसा मनु का कहना है। फिर है यूरोपियन इन्फ्लुएंस। यूरोप में हम देखें तो क्रिश्चियन डोगमा इन द मिडिल एजेस लेड टू द बिलीव दैट किंग्स एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव्स। क्रिश्चियन डोगमास बेसिकली क्या होते हैं, सरल शब्दों में कहें तो बिलीव्स होते हैं। डोगमा यानी कि जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना, फादर होते हैं, तो वो चर्चेज़ में पुराने समय में मिडिल एजेस के टाइम पर चर्चेज़ में कुछ बातें प्रीच करते थे लोगों के ऊपर, और उन्हीं बिलीव्स में से यानी कि डोगमा में से एक बिलीफ ये भी था कि किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनका एजेंट है, तो आप सभी को उसकी बात माननी चाहिए। इवन बाइबल में भी जब हम बाइबल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वहाँ पर भी एक वर्स है जिसके अकॉर्डिंगली ये है सबमिशन टू हायर पावर्स एज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। गॉड ये कहते हैं कि जो हायर पावर से यानी कि गॉड की खुद की शक्तियाँ, उसके प्रति सबमिट कर दो अपने आप को। वो जो भी कहती हैं यानी कि गॉड जो भी चाहते हैं आपको उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली बाइबल काइंड ऑफ इस थ्योरी से अगर रिलेट करने की कोशिश करें, ये कह रही है क्योंकि गॉड की सारी बातें माननी चाहिए लोगों को बाइबल के अकॉर्डिंगली, और जो किंग है वो एक्ट कर रहा है गॉड के एजेंट की जैसे, तो लोगों को किंग राजा की भी बातें माननी चाहिए। ठीक है, तो ये है बाइबल का पर्सपेक्टिव इस चीज़ पर। फिर आगे है ग्रीक पर्सपेक्टिव। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन ग्रीक्स एट्रीब्यूटेड है ना, ग्रीक्स का भी मानना है कि जो स्टेट है वो उसकी डिवाइन ओरिजिन ही हुई है। एसोसिएशन ऑफ स्टेजेस ग्रीक्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर उनके हम कल्चर को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर क्या है, एसोसिएशन ऑफ सेजेस। सेजेस का मतलब होता है बेसिकली साधु संत। ठीक है, इसका जो मतलब होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इस शब्द का मतलब होता है बेसिकली साधु संत, वो बुजुर्ग लोग जिनको जीवन का बहुत तजर्बा है, साथ ही उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स वगैरह भी पढ़ रखे हैं। ग्रीक के हिसाब से यही जो लोगों का ग्रुप है, इन्हीं सेजेस का जो ग्रुप है, एसोसिएशन है, यही जो बोलेगा, यही नियम कानून होंगे, यही लॉज होंगे, और ऑब्वियसली लॉज तो ज़रूरी हैं ही स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए, और इसी से जो है ओरिजिन हुई है स्टेट की। ठीक है, अब मुस्लिम लॉ की बात कर लेते हैं भाई। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली सुल्तान एज एन शैडो ऑफ गॉड, यानी कि जो राजा है वो भगवान की ही एक परछाई है एक तरीके से। ठीक है, तो भगवान की ही परछाई है, तो भगवान जो चाहेंगे वो तो होना ही चाहिए, तो जाहिर सी बात है अगर वो उनकी परछाई है तो हमें राजा की भी सारी बातें माननी चाहिए एज़ पर इस्लामिक लॉ। इवोल्यूशन ऑफ डिवाइन थ्योरी। हाँ, डिवाइन थ्योरी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में तो ये ओरिजिन के बारे में थी। बाइबल ने कहा कि भगवान के सबमिट कर दो। चर्चेज़ में जो फादर थे उन्होंने कई डोगमास दिए, इस्लामिक लॉ में भी मिलता है। मनु ने भी कह दिया था ब्रह्मा ने किंग को सारी पावर दे रखी हैं। तो ये तो पहले ओरिजिन से रिलेटेड हुआ करती थी थ्योरी, पर इस थ्योरी का एक इवोल्यूशन भी हम पाते हैं। वो पाते हैं कब, इंग्लैंड में 16th और 17th सेंचुरी के अराउंड। इस समय क्या था कि ये थ्योरी इवॉल्व होकर बन गई थी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग कहने का मतलब कि इस थ्योरी का मेन फोकस इस बात पे हो गया था कि राजा के क्या राइट्स होने वाले हैं। ऑल्दो ये थ्योरी इस बात पर शुरुआत में फोकस थी कि कि स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, किसी ने कहा भगवान ने बनाया है, राजा को एजेंट बना दिया, हिंदू धर्म ये, क्रिश्चियनिटी ये, इस्लाम ये। बट ओवर द टाइम चूँकि किंग जो है वो एक एजेंट था, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि ये थ्योरी प्राइमरली फोकस्ड ही हो गई इसी कॉन्सेप्ट पर कि इस राजा के क्या डिवाइन राइट्स होने वाले हैं, एक तरीके से कहूँ तो क्या सुप्रीम राइट्स होने वाले हैं। इसीलिए इंग्लैंड में ही आप देखोगे भी ना कि वहाँ पे राजा वगैरह चार्ल्स 1, जेम्स 2, ये 5th, ये 4th, है ना, अजीब अजीब नाम आपने सुने होंगे। तो बस उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है। हालांकि तो मोनार्क्स तो आज भी है उधर, पर लेकिन काइंड ऑफ इंग्लैंड में ये प्रिवलेंट हुआ। आप इसको काइंड ऑफ अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। वहाँ पे राजा को लेकर के इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है, ऑब्वियसली मोनार्कल सिस्टम रहा है वहाँ पे इस वजह से। ग्रे का पर्सपेक्टिव। अब कई थिंकर्स हैं भाई जिन्होंने डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी पर अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए, उन्हीं में से एक है ग्रे। अब इनका क्या कहना है भाई, इनके अकॉर्डिंगली जितने रूलर्स होते थे, जितने राजा होते थे, उनको भगवान की गाइडेंस मिलती थी। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस मिलती थी, और उसी गाइडेंस के हिसाब से वो स्टेट को चलाते थे, गवर्नमेंट को चलाते थे। और इस गाइडेंस की राजा को गाइडेंस मिल रही है, इस बात पर विश्वास ना ही केवल रूलर्स का था, राजा को तो होगा ही भाई, उसको मुफ्त की पावर मिल रही है, वो क्यों मना करेगा, वो तो बोलेगा कि हाँ मुझे दैविक शक्तियाँ हैं और मैं एजेंट हूँ उनका। पर साथ ही साथ लोगों का भी ये मानना था कि भाई रूलर्स और जो किंग्स हैं इनको कहीं ना कहीं डिवाइन अथॉरिटी गॉड से मिल रखी है।
इसीलिए तो इन रूलर्स और किंग्स की बात मानते थे लोग, है ना। रिगार्डलेस ऑफ डिवाइन रेवोल्यूशन इट्स एक्चुअली द रूलर्स विल दैट ऑर्गेनाइजेस द स्टेट। ग्रे का ऐसा मानना है कि डिवाइन रेवोल्यूशन हो ना हो, यानी कि भगवान खुद से कान में आके राजा के बताएं या ना बताएं कि देश को स्टेट को कैसे चलाना है। एक्चुअली देखा जाए तो जो राजा है, जो रूलर है, उसकी जो विल है ना, वही रेगुलेट करती थी, वही ऑर्गेनाइज करती थी स्टेट को। स्टेट में आखिर होता वही था जो राजा चाहता है, जो रूलर चाहता है, ग्रे के हिसाब से। जेएन फिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन थ्योरी। अब जेएन फिक्स भी एक थिंकर है जिन्होंने इस डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। हालांकि अच्छा एक सेकंड, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं। वो न्यूज़ ये है कि मैं जल्दी ही पॉलिटिकल साइंस की एक कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ लाने वाला हूँ, ठीक है। ये नोट्स एक बुक के तरीके से होगी जिसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड होंगे, ठीक है, डिटेल में कवर होंगे, सरल भाषा में ये नोट्स होने वाली है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो बुक का पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी ये बना नहीं है। हालांकि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो नोट्स बनकर मेरे चैनल पर आ चुकी हो। तो अगर वो नोट्स आ चुकी होगी तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस नोट्स के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। हालांकि एज ऑफ नाउ ये नोट्स मैं बना रहा हूँ और जल्दी ही ये नोट्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक अपडेट्स थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं। जेएन फिक्स। अब जेएन फिक्स ने टोटल 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट के। बहुत ही सिंपल से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पॉलिटिकल पावर बाय गॉड, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पावर किंग के पास है वो सारी की सारी भगवान ने दी है। किंगशिप इज हेरिडेटरी, यानी कि अगर कोई राजा हो गया तो फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, हेरिडेटरी होगी किंगशिप में। ये दूसरा प्रिंसिपल है। किंग इज ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम एंड इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू गॉड। किंग के पास बहुत ज्ञान है भाई, सोर्स ऑफ विजडम है वो, और वो सिर्फ उत्तरदायित्व तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ गॉड को है। वो गॉड को ही सफाई देगा कि उसने जो किया वो गलत था, सही था, क्या था, वो सिर्फ गॉड को सफाई देगा, लोगों को सफाई देने नहीं आएगा। चौथा है डिसओबेइंग टू किंग इज कंसिडर्ड। अगर आप राजा की बात नहीं मानोगे तो वो एक पाप है, ऑब्वियसली, है ना। अनकंडीशनल सबमिशन, पीपल अनकंडीशनली, यानी कि अनकंडीशनल रूप से राजा की बातों को मानना चाहिए, लोगों को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण भाव से सबमिट कर देना चाहिए किंग की अथॉरिटी में। एंड डिवाइन जजमेंट फॉर अ बैड किंग विल बी जज बाय गॉड, है ना। अब कोई राजा बुरा है या अच्छा है, वो वही चीज़ें कर रहा है कि नहीं जो भगवान ने उसको कहा है, ये बात भगवान ही जज करेगा, लोग या कोई इंसान उसको जज नहीं करने वाला है। तो ये रहे कुछ थिंकर्स और उनके पर्सपेक्टिव। क्रिटिसिज्म, अब जाहिर सी बात है जस्ट लाइक एवरी अदर थ्योरी, इस थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म होंगे, तो जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डेस्पोटिक जस्टिफिकेशन, यूज टू जस्टिफाई डेस्पोटिक रूल अपोजिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये जो है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब भाई किसी राजा को अगर आप इस तरीके से देखोगे कि तुमको तो भगवान ने पावर दे रखी है हम पर रूल करने की, तो कई गलत लोग उसका फ़ायदा तो उठाएंगे, वो कुछ भी मन मुताबिक करेंगे, ठीक है, लोगों का अनजस्टिस फैलाएंगे, क्रुएल्टी करेंगे और कह देंगे कि भाई मुझे तो भगवान ने ऐसा कहा था करने को। तो ये क्रिटिसिज्म है कि डेस्पोटिक जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता। जो डेस्पोटिक रूलर्स रहे हैं उन्होंने इस थ्योरी का यूज़ किया है अपने गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए। दूसरा है लैक ऑफ रियलिटी। अब ये तो सबको पता ही है, अंधविश्वास जैसी बातें लगती हैं कि भाई भगवान आके बताता है किसी इंसान को वो राज कर रहा है, तो काइंड ऑफ काल्पनिक लगता है, इमेजिनरी लगता है, ठीक है। तो रियलिटी से फार फेच्ड है, ये तो सबको आई थिंक दिख ही रहा है शुरू से। इनकम्पैटिबिलिटी विद मॉडर्न डेमोक्रेसीज, है ना। आज के समय में लगता नहीं कि मोदी जी को से भगवान आके बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए। अगर मान लो अगर अपने कैंपेन में मोदी जी बोलने लगे मुझे से भगवान ने ऐसा कहा था, सपने में आए थे, तो काइंड ऑफ ये सब थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है, इनकम्पैटिबल लगता है आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से। ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। लैक ऑफ प्रोग्रेसिवनेस, यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव, नॉट अलाउइंग पीपल द राइट टू चेंज रूलर्स, है ना। जैसा कि मैंने कहा, ये हमने अभी जेएन फिक्स के प्रिंसिपल में देखा ना कि किंगशिप हेरिडेटरी है, जो राजा बन गया उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। इससे क्या है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है अपने राजा को बदलने का, भगवान ने उसको चुन दिया और वो वही रहेगा, उसकी आने वाली संतानें रहेंगी, हम बदल भी नहीं सकते उसको। ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। वो है कि एब्सेंस ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, कि हम हिस्ट्री में आगे जाकर देखें तो हमें नहीं पता चलता कि भाई जो ये स्टेट है वो एक्चुअली किसी डिवाइन पावर ने क्रिएट किया। भाई भगवान को आज तक किसी ने देखा तो है नहीं, ठीक है। अब भगवान आखिर कैसे ये स्टेट बना के चले गए, इस इंसान को पावर दे के चले गए, राजा बना के चले गए, तो इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस तो मिलता नहीं है, ठीक है। रिलीजियस एंड अनरीजनेबल, है ना। ये थ्योरी काइंड ऑफ रिलीजियस बातें ज़्यादा लगती हैं कि हिंदू धर्म में मनु ने कहा था, बाइबल में ऐसा लिखा है, भगवान की बात मानो, एंड ऑल। ये काइंड ऑफ अनरीजनेबल और रिलीजियस बातें ज़्यादा लगती हैं, इनमें कोई लॉजिकल दम खासा है नहीं। तो ये टोटल काइंड ऑफ 6 इसके क्रिटिसिज्म हो गए। कुछ हमने थिंकर्स के व्यू पॉइंट डिस्कस कर लिए और बेसिक ये थ्योरी कहती क्या है वो भी हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं अपना इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट पर।